कैंसर क्या होता है, क्यों होता है? लोग समझते हैं कैंसर का मतलब हमारे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है। कैंसर, अगर किसी की फैमिली में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उसकी डॉटर्स में। एंजेला हीरोइन एक हॉलीवुड में थी, उन्होंने BRCA1 BRCA2 टेस्ट कराया, वो टेस्ट पॉजिटिव आया और उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए और दोनों ओवरी निकलवा दी। तो आमतौर पर क्या सिम्टम्स होते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं? कैंसर कोई एकदम नहीं आ जाता है, वो दस्तक देता है। शुगर कैंसर को बढ़ाता है। और शुगर कैंसर सेल का फ्यूल है, पेट्रोल ज्यादा डाल रहे हो आग ज्यादा लगेगी। हम लोग हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं कि ये मुझे नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? हर 8 मिनट में एक महिला हमारे देश में कैंसर सर्विक्स और कैंसर ब्रेस्ट से मर जाती है। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर हम कैंसर से डरने के लिए नहीं, कैंसर को समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें तोड़ने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सी ऐसी जानकारी आज हमें मिलने वाली है अपने इतने टैलेंटेड और नॉलेजेबल डॉक्टर्स से, और इनके साथ बैठना मेरे लिए भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर नरेंद्र देव आपसे है। मैं जानना चाहती हूँ कैंसर क्या होता है, क्यों होता है? क्या इसका मेन रीजन हमारा जो लाइफस्टाइल है वो है, या हमारी जीन्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं? कैंसर क्या है, उसके कारण क्या हैं? कैंसर शब्द सुनते ही हमारे अंदर क्यों फियर हो जाता है? तो कैंसर भी एक बीमारी है या बीमारी से कुछ अलग चीज है? तो कैंसर के बारे में इतना डर क्यों? एक्चुअली कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, जिसकी वजह से कैंसर को डेथ का एक पर्यायवाची माना जा सकता है। और कैंसर के बारे में पब्लिक में बहुत सारे स्टिग्मा भी हैं। लोग समझते हैं कैंसर का मतलब हमारे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है, और कैंसर को एक समाज में एक टैबू के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए बहुत से लोग कैंसर को छिपाते हैं, और जब कैंसर एडवांस स्टेज में आ जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। इन सब का परिणाम क्या होता है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में, जहां उसका ट्रीटमेंट संभव है, जहां उसके ऊपर विजय पाई जा सकती है, नहीं हो पाता। अभी मैडम ने पूछा कि कैंसर के क्या कारण हैं। ज्यादातर कारण अज्ञात हैं। 10 to 20% केसेस में कैंसर के कारण जेनेटिक होते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो कैंसर यूजुअली जेनेटिक ही होता है। जेनेटिक का मतलब है कि एक बीमारी जो है ये जीन्स की वजह से होती है। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी करोड़ों बिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है, और हर सेल एक रेगुलर वे में डिवाइड होती है। उसके रेगुलर वे में उसके फंक्शन होते हैं, उसके फंक्शन निश्चित होते हैं, और एक रेगुलर टाइम के बाद वो सेल मर जाती है और उसकी जगह पे दूसरी सेल आ जाती है। इस तरह से बॉडी में हमारी सेल्स काम करती हैं। सेल्स के अंदर सेल को कंट्रोल करने की जो मशीनरी है वो है जीन्स। जीन्स के अंदर सभी क्वालिटीज होती हैं, सभी कैरेक्टर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई इंडिविजुअल कैसा होगा, उसका क्या फंक्शन होगा, क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर इस जीन्स के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो वो सेल एबनॉर्मल कहलाती है, और इस तरह की एबनॉर्मल सेल्स बॉडी की इम्यूनिटी के द्वारा खत्म कर दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 99.9% इस तरह की एबनॉर्मल सेल्स बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके द्वारा खत्म कर दी जाती है। केवल 0.1% सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स, जो किसी तरह से बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म से बच जाती हैं, वो ये कैंसर का रूप धारण कर लेती है। और इस सेल्स के अंदर
कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसको कहते हैं इमोर्टलाइजेशन। इमोर्टलाइजेशन का मतलब है सेल अमर हो जाती है, यानी एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से वो बढ़ती चली जाती है और एक जगह बढ़ के वो ट्यूमर का रूप ले लेती है। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर होती है इन्वेजन, जो आसपास के स्ट्रक्चर हैं उनको भी वो एनगल्फ करती जाती है। और थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में वो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाती है। इसको कैंसर की चौथी स्टेज या इनक्योरेबल स्टेज भी बोला जाता है। तो कैंसर के कारण जैसे मैंने बताया कि 10 to 20% केसेस में कैंसर जेनेटिक हो सकता है, जिसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। इन 10 to 20% केसेस में ये कैंसर जेनेटिक हो सकते हैं। और दो जीन्स पता किए गए हैं, BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स। इन जीन्स को ब्लड सैंपल के द्वारा हम किसी भी फीमेल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी की फैमिली में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो उसकी डॉटर्स में हम ब्लड सैंपल के द्वारा इस टेस्ट को कर सकते हैं। अगर उसमें ये जीन्स मिलता है, इट मीन्स कि उस इंडिविजुअल को या उस लेडी को या उस गर्ल्स को अपनी लाइफ टाइम में 60 से लेकर 80% ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दूसरी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब कैंसर बनने में सहायक होती हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं। कुछ इन्फेक्शंस जैसे लिवर कैंसर में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर होने का। तो जैसे कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो आप कैंसर से लड़ सकते हैं, आप कैंसर वॉरियर बन सकते हैं। एंड इसके साथ ही जैसे अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है या अकेलापन है, तो क्या ये भी एक कैंसर का रीजन बनता है? अकेलापन या स्ट्रेस ये इम्यूनिटी को डाउन करता है जी। इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, सो डॉक्टर साहब, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्ट्रेस, या इनडायरेक्ट, बट इनडायरेक्टली यहाँ की हमने जीन्स की बात करी। जीन्स का कुछ होता है, हम लोग सबके अंदर 30 से 40 हजार जीन्स होते हैं। तो ये खराब जीन्स भी है, सबके अंदर है खराब जीन्स और अच्छे जीन्स। तो जो एनवायरनमेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, स्मोकिंग, मोटापा, इन सब में से वो खराब वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उन लोगों का कैंसर। सो मैं डॉक्टर जयदीप से एक बोलूंगा कि एंजेला हीरोइन एक हॉलीवुड में थी, उन्होंने BRCA1 BRCA2 टेस्ट कराया, वो टेस्ट पॉजिटिव आया और उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए और दोनों ओवरी निकलवा दी। तो ये क्या इतना ड्रास्टिक ट्रीटमेंट भी करना चाहिए या क्या करना चाहिए? और फिर ये डॉक्टर सुरभि भी शायद इस पे प्रकाश डालेंगे। यस, एक्चुअली अगर एक बार पता लग गया है, और जैसे डॉक्टर नरेंद्र बोल रहे थे कि 60 to 80% चांस था उनका कि उनको ये होता, लेकिन इतना ड्रास्टिक स्टेप उस स्टेज पे लेना प्रॉबेबली बहुत ठीक नहीं था, बिकॉज वो एक बहुत रॉन्ग मैसेज गया वर्ल्ड को। और उनका ये जो डिसीजंस होते हैं, ये बहुत पर्सनल डिसीजंस होते हैं। वो कोई भी चीज चांस लेना नहीं चाहती थी कि उनको आगे चल के हो या किसी तरह से वो मिस हो, तो उन्होंने किया। बट जनरली स्पीकिंग ऐसे लोगों को ज्यादातर अपने स्क्रीनिंग करवाता रहना चाहिए, और कहीं पे अगर लक्षण आए, और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि अगर जल्दी से डिटेक्ट हो जाए तो ऑलमोस्ट 100% उसका क्योर है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। आई डोंट थिंक उसे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, वो उनकी मर्जी है जो उन्होंने किया। डॉक्टर सुरभि और डॉक्टर वरुण, आप क्या बोलेंगे? BRCA1 BRCA पॉजिटिव आएगा तो ब्रेस्ट निकलवा दो। नहीं, ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन था, और मैं इनके केस में सोचती हूँ इन्होंने शायद सही किया था, क्योंकि इनकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स थे जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थे। तो उनको थर्ड टाइम वैसी रिस्क था, जो अल्टीमेटली उन्होंने अपने ब्रेस्ट के साथ में ओवरी भी रिमूव कराई थी, जो ब्रेस्ट कैंसर को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो एटलीस्ट उन्होंने अपने 90% कैंसर के रिस्क को कम कर दिया। क्योंकि पर्सनल डिसीजन है, इंडिया में शायद इस चीज को सोचने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वो इस चीज से फ्री है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा मैंने 90% कम कर लिया, तो आगे की लाइफ वो कम से कम पीसफुली जी सकती हैं। तो ऐसे तो कोई भी टेस्ट होगा, निकालते जाओ ऑर्गन। एक्चुअली नॉट रियली, बिकॉज एक कैंसर से हुआ, लेकिन बहुत सारे और हैं जो हो सकते थे। सो ये एक डिबेट का मुद्दा है, यहाँ पे नहीं शुरू करेंगे, बट यस, द मैसेज हैज टू गो राइट एंड क्लियर। सो आमतौर पर क्या सिम्टम्स होते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं कई बार, जो कैंसर के ही सिम्टम्स होते हैं आने वाले टाइम में? फिर फ्रॉम हेड टू टो, अगर हम ऊपर से नीचे तक चलें, तो कैंसर कोई एकदम नहीं आ जाता है, वो दस्तक देता है, और हर मरीज को पता होता है उसके शुरुआती लक्षण कुछ ना कुछ हैं जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था,
वो या तो सेल्फ मेडिकेशन कर रहा था या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा था, होम्योपैथिक, एक्सपाइजेड, वो कुछ भी कर रहा था। दुर्भाग्य की बात यह है कि एज ए कैंसर सर्जन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो तीसरी या चौथी स्टेज में आते हैं मैक्सिमम, शुरुआती स्टेज में नहीं आते, जबकि सबको पता होता है कि शुरुआती लक्षण क्या थे और वो उसको इग्नोर कर रहे थे लंबे समय से। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेन कैंसर की बात करें, लंबा हेडेक या दौरा वगैरह कुछ पड़ा होगा जो कि नजरअंदाज। मुंह के कैंसर में कोई लंबा छाला होगा जीभ पे चाहे अंदर गाल में, आवाज का परिवर्तन आना, गर्दन में कुछ गांठें होना, खाना निकलने में दिक्कत यानी कि खाने की नली का कैंसर, सांस लेने में दिक्कत, लंबी खांसी, फेफड़े का कैंसर। ऐसे ही खाने की आंत में अगर कुछ आपके बाउल ब्लैडर हैबिट चेंज हो रहे हैं, फीमेल्स को अगर अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है तो वो गायनेकोलॉजिकल कैंसर। तो ये सब शुरुआती अंदेश हैं, आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करें और अगर उनको लगता है कि आपको एक कैंसर का लक्षण है तो वो आपको एक रेफर करेंगे एक ऑन्कोलॉजिस्ट पे। सो डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि हमारी स्पेशली इंडिया में ये अवेयरनेस की कमी है कि लोग लास्ट स्टेज में जाते हैं, या डर है या कोई नेग्लिजेंस, क्यों ऐसा हो रहा है? मैम सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, अज्ञानता। जी, मैं इसको प्रमुख कारण मानता हूँ। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, इवन एलाइट क्लास के जो लोग होते हैं वो भी कैंसर वाले आते हैं। इसका मतलब है एजुकेशन अलग चीज है, अवेयरनेस अलग चीज है, हम दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कई बार अनपढ़ इंसान भी जागरूक होता है और पढ़ा लिखा भी जागरूक नहीं होता है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्कूल कॉलेज में या पब्लिक प्लेस में हम लोग इस टाइप की अवेयरनेस चलाते रहें। जैसे आजकल जो गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है कि फीमेल्स को अपच की दिक्कत रहती है, गैस की दिक्कत रहती है, जो हमारी इंडियन फीमेल सोचती है कि ये तो हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, जो बाद में पता चलता है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर आ गया या ईसोफेगस का कैंसर आ गया है। तो अपने सिम्टम्स को पहचानिए। और दूसरा, जब सिम्टम्स आते हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस डर से कि डॉक्टर मुझे कहीं कैंसर डिक्लेयर ना कर दे, जी, कोई जानबूझ के जांचें ना बता दे मेरा खर्चा कराने के लिए। एक ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये थिंकिंग है, इसको बदलने की जरूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, हम लोग हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं कि ये मुझे नहीं होगा। और जब होता भी है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे जो बहुत ज्यादा तंबाकू खाते थे। हमने बहुत बार मना किया कि आप प्लीज ये छोड़िए। तो एक बार बात कर रहे थे तो थोड़ा सा उनका मुंह कम खुल रहा था, तो मैंने बोला कि देखो आपका मुंह थोड़ा सा कम, अरे थोड़ा सा ही तो कम खुल रहा है। नाउ ही इज वेटिंग कि वो पूरा फुल फ्लेजेड कैंसर होगा तब वो जाके या तो तंबाकू छोड़ेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे। और ये बहुत लोग करते हैं। ऐसे ही ब्रेस्ट में, डॉक्टर ये गांठ तो मुझे 2-3 साल से फील हो रही थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और अल्टीमेटली जब आप चेक कराते हो तो वो उसमें कैंसर के लक्षण मिलते हैं। सो मैं ये हमें सबको बोलना चाहती हूँ कि जहां पे भी कोई थोड़ा सा भी आपको शक हो कि कुछ ठीक नहीं है, प्लीज जाइए डॉक्टर के पास, डरिए नहीं। बिकॉज जल्दी से जल्दी अगर हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो आपका समाधान ऑलमोस्ट 100% बहुत सारे कैंसर्स में हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रिवेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कई सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए 90% कैंसर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 10 to 20% जेनेटिक रीजंस हैं, लेकिन 80 to 90% रीजंस क्या है? आपका लाइफस्टाइल और आपका पर्यावरण। और हम सबको उसके लिए कंट्रीब्यूट करना है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए और साथ में अपने इर्द गिर्द का अगर एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो वैसे ही ये बीमारियां कम होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सही। स्पेशली महिलाएं जो है ना वो निग्लेक्ट ज्यादा करती। वाइट डिस्चार्ज हो, इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, अरे ये तो सफेद धात है, हो जाएगा ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर वो धीरे धीरे सर्विक्स के ऊपर अल्सर बनाता है, एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन होता है और कैंसर में बदल सकता। हर 8 मिनट में एक महिला हमारे देश में कैंसर सर्विक्स और कैंसर ब्रेस्ट से मर जाती है। इतनी बड़ी समस्या है ये महिला कैंसर की। मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। हम अपने रोटरी क्लब की तरफ से और अदरवाइज ऑल्सो हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बार ये कैंप्स लगा चुके हैं जहां हम फ्री पैप्समियर या VIA डिटेक्शन ये सब करते हैं। इवन हमारे अभी रोटरी क्लब से हम लोगों ने कैंसर प्रिवेंशन, जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, वो भी बहुत बच्चों को लगवाई। लेकिन वो फ्री कूपन्स देने के बाद भी लोग करवाने नहीं आते, डर बहुत ज्यादा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खाली कॉस्ट या पैसा ही उसका कारण नहीं है, जी, जो हमें समझना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम आपको पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। बहुत सही। जैसे अभी बताया ना कि मिस इन्फॉर्मेशन, डर कैंसर के बारे में। दूसरा, ये पता है कैंसर हो सकता है तो बहुत से लोग दे आर वेरी रिलक्टेंट
टू हैव ए ट्रीटमेंट। कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उसको कंफर्मेशन करना। जी कंफर्मेशन करने के लिए एक FNAC या बायोप्सी। जी बायोप्सी से आजकल लोग इतना डरते हैं, जिसको बायोप्सी बोलो वो सोचता है हाँ वो भाग घबरा जाता है हाँ वो कि भाग क्या- लेता है और वो मरना पसंद करेगा, लेकिन बायोप्सी नहीं कराना चाहेगा। बायोप्सी एक टुकड़े की जान है। हाँ, बायोप्सी कोई कुछ और तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बायोप्सी से यानी जिस मिथ को हम दूर करना चाहते हैं वो मिथ और तेजी से फैलता चला जा रहा है। सो यूजुअली भी स्क्रीनिंग किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए? स्क्रीनिंग अलग अलग मैलिग्नेंसी के लिए अलग टाइप से होती है। जैसे अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो हम एडवाइस करते हैं 30 साल से ऊपर 65 साल की उम्र तक। 3 साल में एक बार या तो पैप स्मेयर टेस्ट करा लीजिए या 5 साल में एक बार आप पैप और HPV DNA टाइटर करा लीजिए। इसके लिए 65 साल की उम्र तक अगर आपको लगता है कि आपके पहले की 3 जांचें बिल्कुल नॉर्मल आई है तो 65 साल के बाद हम एडवाइस नहीं करते। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए बोला जाता है हर फीमेल्स को 40 साल से ऊपर और कम से कम 75 साल की उम्र तक कम से कम 2 साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर करा लेनी चाहिए। अगर किसी फीमेल की फैमिली में हिस्ट्री रही है तो यही काम उनको 35 साल की उम्र से करा लेना चाहिए। अगर किसी के फीमेल के ब्रेस्ट बहुत डेंस है तो मैमोग्राफी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है, तो उसके लिए ब्रेस्ट कॉइल MRI होता है, वो हम एडवाइस करते हैं। ओरल कैंसर के लिए पेशेंट अपने आप कर सकता है, शीशे में देख सकता है कि मुंह में कोई चकत्ता, सफेद दाग, लाल दाग या मुंह की फाड़ तो नहीं कम हो गई, जिसको हम टिस्मस कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर स्क्रीनिंग है, अगर इसको अपनाएंगे तो काफी हद तक हम बहुत अर्ली कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो मोस्टली आपने फीमेल के लिए बताया, मेल्स के लिए भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो उन्हें कराने चाहिए? इसके लिए प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन है आफ्टर एज ऑफ 50। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है PSA आप करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं मेल के लिए। ऐसे ओरल कैंसर मेल में बहुत कॉमन है, केवल सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी, खुद एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और लंग कैंसर के लिए अगर कोई वो स्मोकर है तो 6 मंथ में एक बार एक्स चेस्ट जरूर करा लें। और कोलोरेक्टल कैंसर के लिए स्टूल एग्जामिनेशन फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। सो डॉक्टर वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है? कैसे इस मॉडर्न टाइम में हम पेन को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, कैंसर का इलाज जो होता है वो स्टेज के हिसाब से होता है। इसके 3 अंग हैं, एक तो सर्जरी कैंसर की, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा सिकाई। जी। ये तीनों मिला के कैंसर का इलाज होता है। कि ऐसा नहीं है कि सर्जरी करा ली तो आगे कीमो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिकाई करा ली तो आगे सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कैंसर का मरीज किस स्टेज पे आ रहा है और कौन सा कैंसर है। तो कई बार कैंसर का मरीज हमारे पास आता है कि उस रिश्तेदार का तो डॉक्टर साहब पहले सर्जरी हुआ था, आप इसमें पहले कीमोथेरेपी बता रहे हैं। 2 मरीज एक नहीं है। इस साल का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम भी वही है, यूनाइटेड बाय यूनिक। हर मरीज यूनिक है, हर मरीज यूनिक है, हर मरीज का कैंसर अलग है, उसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अलग है। तो 2 मरीज अपने आप को कंपेयर ना करें कि दोनों अपने आप में यूनिक है, उनका इलाज यूनिक है। तो कैंसर का इलाज पेनफुल नहीं होता। बेसिकली कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या उसके थोड़े बाद तक रहते हैं, बट वो सब रिवर्सिबल होते हैं और कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। सेम इज विद रेडिएशन की वजह से कुछ आसपास के ऑर्गन्स में जहां पे सिकाई लगती है कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट दे ऑल आर रिवर्सिबल, कोई भी परमानेंट नहीं है। सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इट माइट साउंड पेनफुल, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी जिंदगी बढ़ा रहा है, आपकी बीमारी को खत्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सो इस टाइम को भी कैसे इजी और कंफर्टेबल बनाया जा सकता है जब ये कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी हो रही है? देखिए, जब रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी होते हैं तो इट डिपेंड्स करता है कि किस ऑर्गन की रेडियोथेरेपी हो रही है, क्योंकि कीमोथेरेपी तो सिस्टेमिक होती है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। अब तो इतनी अच्छी टारगेट थेरेपी भी आ गई है कि जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, और अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उन साइड इफेक्ट्स के लिए बहुत प्रॉपर मेडिकेशन आ गई है। तो अगर ये कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा कि कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा पेनफुल है या रेडियोथेरेपी बहुत ज्यादा पेनफुल है, ये पहले की मिथ थी जो अभी भी चली आ रही है। तो अब बहुत आराम से पेशेंट लेते हैं, कीमोथेरेपी की साइकिल भी पूरी कराते हैं। रेडियोथेरेपी में होता है कि अगर मुंह की सिकाई हो रही होती है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज से रेडियोथेरेपी को सिकाई बोलते हैं, तो छाले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा पेन फील होता है। लेकिन अगर प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं तो वो भी चीज खत्म हो जाती है। तो इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रीटमेंट पेनफुल है। आई जस्ट वांटेड टू से कि आप कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में वो इलाज करते हैं, आपका पेन उसी से ही डिफाइन होता है। अगर आप एक वॉरियर हैं
तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, बिकॉज आपने क्या सोचा है कि मैं इस बीमारी से निकल के उबर के बाहर आने वाला हूँ विल या पावर आने वाली हूँ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट वे. और अगर आप ऑलरेडी पहले ही हार गए हैं तो आपको सब चीज दर्द लगेगी. बहुत खूब, जीने बहुत ही की- खूब. जीने की चाह होनी चाहिए. हाँ, आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो यू कैन बी अ वॉरियर. एंड मैं यहाँ पर एक और इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी जानना चाहती हूँ. यानी इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जी. जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है. जैसे मैंने पहले बताया था, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कैंसर सेल्स को सरवाइव होने का मौका मिल जाता है. तो कैसे ऐसी ड्रग्स आ गई जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है. लेकिन ये अभी जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंटल फेज में है और ये ड्रग्स काफी कॉस्टली है. इनके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा होते हैं. तो ये एक तरह से अभी इज नॉट वेरी कॉमन, लेकिन इम्यूनोथेरेपी एक काफी अच्छे तरीके से प्रकाश में आ रही है. ओके. सो यहाँ बात करते हैं हम पेशेंट्स की डाइट के लिए भी, कि क्या चीज है जो डाइट में जरूर होनी चाहिए उनके कैंसर पेशेंट्स के, और क्या चीज बिल्कुल अवॉइड की जानी चाहिए. देखिए मैम, हम सब लोगों को पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना जी, चाहिए, सब लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको कभी पालन नहीं करते. खाने में जैसे टोबैको और अल्कोहल तो बिल्कुल ही अवॉइड करें. कैंसर के सबसे प्रमुख कारण ये दोनों हैं. दूसरे स्मोकिंग, टोबैको में या तो स्मोकलेस टोबैको होता है जो कि गुटखा, तम्बाकू, छैनी, या स्मोकिंग टोबैको इन फॉर्म ऑफ सिगरेट, सिगार या फिर बीड़ी जो भी आप लेते हैं. खाने में फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें. आपका अगर खाने की थाली है तो उसमें 250 ग्राम फल और सब्जियों का सेवन दिन में होना ही चाहिए. ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ज़रूर लें. नियमित व्यायाम करें. कम से कम अगर बोला जाए तो आधा घंटे का व्यायाम, जिसमें आपको व्यायाम करने के दौरान पसीना आ जाए, जिसे मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करें. जी. तो खाने में प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैदा, आटे से गेहूं से मैदा बनता है, दैट इज प्रोसेस्ड. तो प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें. टिन और पैक्ड फूड को अवॉइड करें जिसमें हाई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसको आप अवॉइड करें. जो कि बिकॉज दे हैव हाई सॉल्ट इंटेक, हाई शुगर जो होता है, जो कि एक कैंसर पॉजिटिव एजेंट्स है. तो एक हमारा जो पहले का खान पान चला आ रहा था, आप ये पूछते हैं कैंसर के इंसिडेंट्स 2 डिकेड्स में क्यों बढ़ गए, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारे फूड हैबिट्स चेंज हुए. आजकल जो बच्चे हैं वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, एंड ओबेसिटी. जो भी हम अगर जंक फूड या प्रोसेस फूड खाएंगे तो ओबेसिटी, जो अपने आप में 15 कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है. सो बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड हैविंग अ गुड बॉडी वेट, ये सब प्रिवेंटिव है कैंसर्स के लिए. I just want to add a few things, because हम जब कहते हैं कि हरी सब्जियां खाइए, लेकिन ये हरी सब्जियों में और बाकी जो सब्जी और फल हैं, इनमें सब में कीटनाशक होते हैं जो बहुत कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं. और उनको कैसे वॉश करना है और वॉश करके और प्रॉपरली उसके बाद पकाया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जैसे कि माइक्रोवेव है, ये मैं और बात करना भी चाह रही हूँ. तो और हमारा कुकिंग प्रोसेस कैसा हो रहा है. हम वो जो एल्यूमिनियम कोटेड, वो जो प्लास्टिक कोटेड, सिलिकॉन कोटेड वो जो इस्तेमाल करते हैं बर्तन, और उनको फिर माइक्रोवेव करते हैं, वो सब चीज़ों के अंदर जब वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनसे भी बहुत सारे कैंसर प्रोड्यूसिंग पदार्थ होते हैं जो कैंसर की तरफ हमें ले जाते हैं. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट. प्लस हम जो मेकअप यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे जो खिलौने जिनके साथ खेलते हैं, इनमें सब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करने की जरूरत है. सो ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है. हमारे एनवायरनमेंट में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब बहुत कैंसर प्रोड्यूसिंग है. सो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जो होती है उनका यूज भी बंद होना चाहिए, आई थिंक. बंद होने चाहिए. यस. या आपने देखा होगा आशीष जी अपना फ्लास्क लेकर आए हुए थे पानी पीने के लिए, और वही एक करेक्ट वे है, बिकॉज ये सबसे पहले ये हमारी जिंदगी से जाना चाहिए. इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी. जो हम लोग रिफाइंड आटा यूज करते हैं, हमें चोकर वाला आटा यूज करना चाहिए ताकि वो गट मोटिलिटी हमारी बनी रहे. ये चीज है. फाइबर्स डाइट हमें लेनी चाहिए. शुगर कैंसर को बढ़ाता है, इज दिस अ मिथ? और या देखिए, जब भी कोई सेल्स डिवाइड कर रहे हो ना, उनको कार्बोहाइड्रेट, शुगर ज्यादा चाहिए. तो किसी मरीज को कैंसर है तो शुगर फ्री डाइट होनी चाहिए. शुगर कैंसर सेल का फ्यूल है. पेट्रोल ज्यादा डाल रहे हो, आग ज्यादा लगेगी. सो दैट इज द प्रॉब्लम. और
शुगर ही नहीं, शुगर फ्री जो आप चीजें ले रहे हैं कि मैं शुगर तो खाते नहीं, मैं शुगर फ्री डालता हूँ, सैकरीन डालते हैं, ये तो वो सब भी टोटली अवॉइड करना चाहिए। Diabetics are more prone to cancer. ओ Diabetics डायबिटिक्स को जो भी उनको ज्यादा होती है। ओके, ये बात सभी को पता होना बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन डॉक्टर। एंड एक बात और होती है कि कैंसर के चलते जो भी पेशेंट होता है इमोशनली कहीं ना कहीं टूट जाता है, तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स का और जो भी केयर टेकर्स हो उनका क्या रोल होना चाहिए, कुछ इस बारे में भी टिप्पणी दें अपनी। देखिए, पॉजिटिव माहौल और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने रखता है कैंसर से क्योर पाने में, कैंसर से लड़ने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कैंसर केयर गिवर की हम लोग बात नहीं करते। एक्चुअल में उसको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जो पेशेंट के साथ आता है। बहुत- ही और शी नीड्स मोटिवेशन बिल्कुल, एंड सपोर्ट। ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि हमें अपने किसी क्लोज वन का भी पता चलता है तो लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, हमें लगता है हम एकदम निढाल हो गए हैं। सो पहले खुद को संभालें, फिर सामने अपने जो भी हमारा सामने जो इस चीज को झेल रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग एक वो इम्यूनिटी दे सकें अपने थ्रू। जैसा कि प्लेन में है ना, अपना मास्क पहले लगाइए, एग्जैक्ट, फिर दूसरे का मास्क लगाइए। बिल्कुल सही बात। और जैसा कि आप लोगों ने आज की प्रोग्राम में जो इसका थीम है, रुक जाना नहीं तो कहीं कहीं हार के, सो ये पूरी फैमिली को रुकना नहीं है। दुख और सैडनेस होती है, सभी को होती है, बट उसको एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में योगा, मेडिटेशन, ऐसे म्यूजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंसिलरी ट्रीटमेंट है टू गिव फॉर कैंसर पेशेंट्स। डॉक्टर जयदीप, आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं और कैसे इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है, एक लेडी डिटेक्ट कर सकती है? देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो सर्वाइकल कैंसर है वो एक HPV वायरस है जिसकी वजह से बेसिकली होता है, और वो वायरस जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से बेसिकली एक से दूसरे पे पहुंचता है। तो हमें एक चीज़ ये समझनी है कि और उसके लिए प्रिवेंशन अवेलेबल है, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो अगर आप अपनी बच्चियों को, और मैं तो कहूँगी लड़कों को भी, बिकॉज लड़के भी कैरियर होते हैं और लड़कों को भी पिनाइल कैंसर उस वायरस की वजह से हो सकता है। तो अगर हम वो प्रिवेंशन वाले इंजेक्शंस जल्दी बच्चों को लगा दें, इससे पहले कि वो एक सेक्सुअल कांटेक्ट के लेवल तक पहुंचे, तो ये कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा ये कि अगर सपोज करिए कि नहीं लगा है इंजेक्शन और आप एक स्टेज पे ऐसे पहुंच गए हैं जहां आपको सफ़ेद पानी या जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है या सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ये बहुत सारे एक लक्षण हैं जो सर्वाइकल कैंसर की तरफ जाते हैं। और जहां कभी ऐसा कुछ भी हो, आप एक छोटा सा चेकअप है जो हमारे लिए बहुत आसान सा चेकअप है, हम करके आपको इजीली बता सकते हैं कि हाँ भाई आप उस तरफ जा रहे हैं नहीं, और हर स्टेज पे प्रिवेंशन अवेलेबल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सर्वाइकल कैंसर के जो लक्षण हैं वो हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट को अगर आप सपोज करिए कि दोनों ब्रेस्ट में जो साइज है या लेवल है वो ठीक नहीं है, या कहीं पे गांठें नजर आ रही हैं, या आपको फील हो रही हैं, या कभी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है जो ब्लड डिस्चार्ज है, कुछ भी ऐसा अगर हो, या बगल में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो कभी कभी बढ़ जाते हैं, आपको बाद में पता लगता है। तो ये अगर कहीं पे भी कुछ भी आपको ऐसा लक्षण नजर आ रहा है, आप प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, घबराइए नहीं। बिकॉज जैसे हमने कहा है कि इन सब के लिए अगर जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी इसका इलाज पॉसिबल है और क्योर भी बहुत अच्छी है। बस मैं ये और पूछना चाहती हूँ, क्या वैक्सीनेशन हर लड़की के लिए जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं? मैंने तो आपसे बोला हर लड़की नहीं, लड़कों को भी लगाना जरूरी है, बिकॉज लड़कों को भी ये जो वॉट्स वगैरह होते हैं वो पिनाइल कैंसर कर सकते हैं, और प्लस लड़कों से लड़कियों को इन्फेक्शन हो सकता है और उनको कैंसर हो सकता है। तो एक्चुअली दोनों को लगाना चाहिए, पर क्योंकि लड़कियों में औरतों में ये सर्वाइकल कैंसर जो है आज तक थोड़े साल पहले तक नंबर 1 कैंसर था, अब थोड़ा सा नीचे या थोड़ा कम आया है, और प्रिवेंटेबल है, इसलिए हम बोलते हैं सब लड़कियों को तो प्लीज लगाइए। और बहुत सिंपल है, 9 साल की उम्र में, 9 से अगर 15 साल की उम्र के बीच में अभी WHO कह रहा है कि एक सिंगल डोज ही काफी है, क्योंकि नॉर्मली कहते हैं कि भाई 3000 के आसपास का ये इंजेक्शन आता है, तो 3 इंजेक्शन नॉर्मली लगते हैं।
तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 के आसपास पड़ती है। और एक और उसका नैनोवेलेंट वैक्सीन आती है जो 30,000 की 3 डोजेज होती हैं, बट जल्दी लगाएंगे तो हमें 1 या 2 डोज के अंदर काम हो जाएगा, और जहां 16 साल से ऊपर है तो आपको 3 डोज की जरूरत पड़ेगी। हम लोग की संस्था जो फॉक्सी है, स्त्री रोग विशेषज्ञों की नेशनल, उसका स्लोगन ही इस साल ये रहा है 2 टीके जिंदगी के। सो 2 टीके जिंदगी के 9 साल से लड़कियों और लड़के दोनों के लिए। मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है आप सभी डॉक्टर्स से कि अगर कैंसर सिस्टम में एक चीज जो हम बदलना चाहें वो क्या हो सकती है? आई थिंक ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा है उसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेरी ट्रू, बहुत सही। सो अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, बचाव कीजिए, प्रिवेंशन। डॉक्टर सुरभि, देखिए कैंसर ऐसी चीज है जिसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो बेटर यही है कि हम जो इसके रिस्क फैक्टर हैं उसको पहचानें और अपने आप को प्रिवेंट करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो फैमिली हिस्ट्री नहीं पता होती है। और तीसरी चीज है कि पानी खूब पिए, कम से कम 8 गिलास पानी, और फाइबर्स डाइट लें और हरी वेजिटेबल्स। दैट्स ऑल। ग्रेट। मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं। सरकार को एचपीवी वैक्सीनेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाना चाहिए। दूसरी चीज जो है टोबैको और उसके प्रोडक्ट्स पे कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। बहुत खूब। आजकल कैंसर जो है वो काफी क्योरेबल डिजीज है, तो उसके आगे की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है, हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, हम अंडा शुक्राणु सब स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज आजकल कैंसर यंग बच्चों में भी हो रहा है। तो वो एक बार जब कैंसर से बाहर निकलते हैं तो एक प्रॉपर नई जिंदगी जी पाएं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और वो ही आपको आगे जीने की तमन्ना को आगे बढ़ाता है। और एक लास्ट चीज, इसको असाध्य रोग बोलते हैं, इसके नाम के आगे से असाध्य हटा दिया जाए क्योंकि आजकल कैंसर क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। सो कहने की बात यह है कि कैंसर लाइफ का एंड नहीं है, सही टाइम और सही जानकारी हो तो ये एक नई शुरुआत हो सकता है। आजकल आनंद मूवी की तरह हीरो मरता नहीं है, लड़कर फिर से खड़ा होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एवरीवन।